टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। आज हम आपके सामने में सक्षमता 3 स्पेशल शिक्षण कौशल चाइल्ड पेडागोजी सुपर सेट 3 को लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग सेट 2 तक देख चुके हैं। सेट 2 तक देख चुके हैं, जिसमें हम लोग सेट 1 में 1 से 25 तक को देखे थे और सेट 2 में 26 से लेकर 50 तक को देखे थे। आज हम लोग सेट 3 को देखेंगे और सेट 3 के तहत हम लोग प्रश्न संख्या 51 से लेकर 75 तक को देखने का काम करेंगे। चलिए सभी साथी तेजी से जुड़ जाइए। आज का हमारा पहला प्रश्न, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद में कांप जाए, या दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले, या स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो आप जिसको दंड दे रहे हैं, पार्टिकुलर दंड देने की बात की जा रही है। आप यहाँ पे स्पष्ट देखेंगे लिखा हुआ कि अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड कैसा होना चाहिए। तो आप जिसको दंड दे रहे हैं क्या करे, वो अपने आप को सुधार ले। क्या करे, अपने आप को सुधार कर ले। ठीक है, तो याद रखना है। कहते हैं ना कि जब आप किसी को समझाते हैं या किसी को दंड देते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी गलतियों को सुधार ले, अपने आप को सुधार ले। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 2 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 52। चलिए प्रश्न संख्या 52 हमारा क्या कहता है? किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? याद रखिएगा, ये प्रधान शिक्षक में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न प्रधान शिक्षक में भी पूछा गया था। ठीक है, तो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले इंग्लैंड, इटली, जर्मनी या फ्रांस, कहां खोले गए? कहां खोले गए? जर्मनी में खोले गए। एकदम भूलना नहीं है इसको, जर्मनी में खोले गए, याद रखिएगा। और उस मनोवैज्ञानिक का नाम भी याद रखिएगा, फ्रॉबेल। कौन? फ्रॉबेल। ठीक है, तो वो मनोवैज्ञानिक का नाम भी याद रखेंगे आप लोग, फ्रॉबेल, किंडरगार्टन फ्रॉबेल। ठीक है, ये पूर्व प्रधान शिक्षक में पूछा हुआ प्रश्न और काफी अच्छा प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 52 के बाद प्रश्न संख्या 53 पे आ जाइए। प्रश्न संख्या 53, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना। गौर से देखिए, आपको भाषा सीखना है और भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। और संप्रेषण कब होगा? जब 2 व्यक्ति रहेंगे। क्या अकेले तो आप बात नहीं कीजिएगा, 2 व्यक्ति होना जरूरी है। तो 2 व्यक्ति के लिए क्या होगा? ये होगा, ये होगा, क्या होगा? वार्तालाप करना। क्या हो जाएगा? वार्ता। ये पूछा भी जा सकता है कि भाषा क्या है, तो भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। इसको याद रखिएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, भाषा विकास से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की साहब ने दिया था। किसने दिया था? वाइगोत्स्की। ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास सिद्धांत। ठीक है, अगले चैप्टर में तो और हम इंटरेस्टिंग चीज बतलाएंगे, जिसमें हम लोग स्किनर के बारे में भी बतलाएंगे कि स्किनर ने भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखने के बारे में कहा। फिर एक मनोवैज्ञानिक है नोम चोम्स्की, जिन्होंने क्या कहा कि भाषा अधिग्रहण करने की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। चलिए फिलहाल प्रश्न संख्या 53 हमारा कंप्लीट है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 54, एक बार मैं आपको सूचना दे दूं कि जो भी साथी सक्षमता 3 बैच से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, सक्षमता 3 बैच से जुड़ना चाहते हैं, वो सभी साथी इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, 9709124019। आपके स्क्रीन के नीचे नंबर भी चल रहा होगा और ये आपका अपना एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, टारगेट योर गोल। टारगेट योर गोल ये एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा और वहां से आप इंस्टॉल करके भी सक्षमता 3 बैच से जुड़ जाइएगा। ठीक है, एकदम अभी आपके पास समय है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए और आप जल्दी, जितना जल्दी सक्षमता परीक्षा दे के आगे निकल जाइएगा उतना जल्दी राज्यकर्मी बन जाइएगा, नहीं तो फिर आपको जूनियर बनना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आ जाइए प्रश्न संख्या 54 में। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की,
महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की या धार्मिक शिक्षा की? छात्र के चरित्र निर्माण पे सबसे ज्यादा किसका होगा? किसका होगा कि अध्यापक कैसे बन के दिखलाते हैं। ठीक है, अध्यापक का चरित्र कैसा है, अध्यापक का चरित्र कैसा है, क्योंकि एक बच्चे के लिए रोल मॉडल कौन होते हैं? एक शिक्षक होते हैं, और एक शिक्षक रोल मॉडल है तो शिक्षक का अनुकरण करेगा, उनके चरित्र का अनुकरण करेगा, उनके लाइफ स्टाइल का अनुकरण करेगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रील्स बनाना, अभी देखे ना, अब यूपी की एक घटना देखे होंगे कि जिसमें 3 महिला शिक्षिका का क्या सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो रील बना रही थी। ठीक है, फिल्मी गानों पे रील्स बना रही थी, इससे बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, वस्तु स्थिति इतना याद रखना है कि शिक्षक आदर्श होते हैं बच्चों के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 54 के बाद आ जाइए 55। ठीक है, जो साथी बैच से जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़ जाइएगा बैच से। साथ साथ मैं आपको यह भी कह दूं कि प्रधान शिक्षक 2 के लिए भी बैच स्टार्ट हो चुका है। जिनको प्रधान शिक्षक 2 बैच ज्वाइन करना हो वो भी सब सेम प्रोसेस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 55 क्या कहता है? निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? कहता क्या है? वास्तविक अनुभव, वास्तविक अनुभव, वास्तविक अनुभव, वास्तविक अनुभव। वास्तविक अनुभव कब मिलेगा? जब आप किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, महसूस करते हैं। जीवंत चित्रण कब होता है? जब आप उसको प्रत्यक्ष देखते हैं। तो प्रत्यक्ष किस में देखेंगे? भ्रमण में, प्रोजेक्ट में, भाषण में या पाठ्य पुस्तक में? किस में देखेंगे? भ्रमण विधि में देखेंगे। देखते हैं ना, बच्चों को आप लोग टूर पे ले जाते हैं, भ्रमण पे ले जाते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर घुमाते हैं, कुछ ऐसे दर्शनीय स्थल दिखाते हैं। वहां पे बच्चा क्या होता है? वास्तविक अनुभव करता है, उस चीज की वास्तविक अनुभव को महसूस करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए जो भी साथी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो साथी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बेहतरीन तैयारी के लिए आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। 56 निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, या ये सभी? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी। आपको बतला दूं RTE एक्ट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? 2009 में आया, 2010 में लागू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, लागू होने की तिथि भी याद रखिए, 1 अप्रैल 2010। ठीक है, 1 अप्रैल 2010। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट है, ये पूछा हुआ प्रश्न है और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, चलिए फिलहाल आ जाइए प्रश्न संख्या 56 का डी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 57। चलिए प्रश्न संख्या 57 क्या कह रहा है? 57 कह रहा है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? डॉल्टन ने, जॉन डेवी ने, फ्रॉवेल ने या एनी बेसेंट ने? तो अभी जस्ट हमने चर्चा किया है, किडन गार्डन स्कूल। वो क्या है? नर्सरी स्कूल ही तो है। और किसने किया था? फ्रॉवेल ने किया। घुमा के पूछ रहा है लेकिन आपको फंसना नहीं है। नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की? फ्रॉवेल ने। किसने की? फ्रॉवेल ने। क्लियर, याद रखिएगा। और कहां? सबसे पहले कहां? सबसे पहले जर्मनी में विद्यालय खोले गए। ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए एक एक प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट है। चलिए प्रश्न संख्या 57 के बाद आ जाइए प्रश्न संख्या 58। चलिए 58 क्या कहता है? शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? अभिरुचि होता है क्या? अभिरुचि, अभिरुचि, अभिरुचि मतलब इच्छा, अभिरुचि मतलब इच्छा, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं डिजायर। क्या कहते हैं इसको? डिजायर। ठीक है, अब किसी बच्चों के अंदर इच्छा नहीं रहेगी तो वो पढ़ेगा नहीं, इसलिए ना कहा जाता है। थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक जिन्होंने कहा कि एक सिद्धांत है तत्परता का सिद्धांत, जिसके तहत बच्चे को आप सबसे पहले प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए, तो बच्चों के अंदर रुचि जगाइए। बच्चों के अंदर अगर रुचि आ गई तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 58 का कौन है? रूसो, मारिया मोंटेसरी, मैकडूगल या टीपी नन? किसने कहा था? टीपी नन ने। किसने कहा? टीपी नन। टीपी नन ने कहा कि बच्चों के अंदर क्या है? महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। अगर अभिरुचि के क्षेत्र में बच्चा सकारात्मक हो जाता है तो आपका काम आसान हो जाता है, अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा सकती है। ठीक है, चलिए फिलहाल आ जाइए प्रश्न संख्या 58 के बाद
प्रश्न संख्या 59। चलिए प्रश्न संख्या 59 क्या कहता है? आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, मदरसे, आश्रम, गुरुकुल या मकतब क्या थे? पहले पहले की बात हो रही है, अभी वर्तमान में आपका हॉस्टल हो गया, मदरसा हो गया, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ करता था? गुरुकुल की परंपरा हुआ करती थी। कौन कौन परंपरा? गुरुकुल की परंपरा। आप अमीर हैं, गरीब हैं, क्या है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। आपको गुरुकुल में रहना पड़ता था, भिक्षाटन करना पड़ता था। ऐसा नहीं कि घर से खाना बना के लाएंगे, फैंसी वस्त्र पहनेंगे, वहां गुरु के लिए भिक्षाटन करना पड़ता था, खुद भी भिक्षाटन करके खाना पड़ता था। एक वस्त्र था, उसी को पूरा लपेट के क्या ज्ञान लिया जाता था, उपदेश लिया जाता था। चलिए फिलहाल आ जाइए प्रश्न संख्या 59 के बाद प्रश्न संख्या 60। चलिए प्रश्न संख्या 60 पे आ जाइए सभी साथी तेजी से। मैं एक बार फिर से कह दूं कि जो भी साथी सक्षमता 3 बैच से जुड़ना चाहते हैं वो सभी साथी इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 60। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्वे या अरविंदो घोष। अब देखिए ये काफी अच्छा प्रश्न है, आपके दिमाग में आ रहा होगा अक्सर स्त्री शिक्षा के लिए महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। जी नहीं, इस तीनों में आपको किसी नाम नहीं याद रखना। किनका नाम याद रखना है? कार्वे, डॉक्टर कार्वे। ठीक है, डॉक्टर कार्वे कहां के थे? महाराष्ट्र। कहां के थे? महाराष्ट्र। काफी फेमस व्यक्तित्व जिन्होंने स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे और स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने काफी काम किया था। तो ये नाम याद रखिएगा डॉक्टर कार्वे का। कहां घर इनका? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने काफी काम किया। चलिए फिलहाल आ जाइए प्रश्न संख्या 60 के बाद प्रश्न संख्या 61। चलिए प्रश्न संख्या 61 क्या कह रहा है? बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका अपना चेतन मन, पर्यावरण, उनके माँ बाप या अध्यापक कौन होते हैं? बच्चों की प्रथम पाठशाला परिवार से शुरू होती है, तो प्रथम अध्यापक कौन हो जाएंगे? उनके माँ बाप, दैट मीन्स फैमिली, परिवार। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 के बाद प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में आ जाइए तेजी में। प्रश्न संख्या 62। शिक्षण का कार्य है, हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के बस का नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पा सकते। शिक्षण का कार्य क्या है? हर व्यक्ति के बस का नहीं है, हर व्यक्ति के बस का नहीं है। अब ऐसा हर व्यक्ति कर सकता है, जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षण कार्य भी कर ले, और बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते, ये भी सही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हर व्यक्ति के बस का नहीं है। शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति के बस का नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 62 के बाद आ जाइए प्रश्न संख्या 63। सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा। ये सभी क्या है? सीखने का मुख्य तत्व इच्छा, परिवेश, प्रेरणा, ये सभी है, ये सभी हैं, ये सभी है। ठीक है, मुख्य तत्व में से सभी आ जाएंगे। ऑप्शन हमारे पास में है। अगर पार्टिकुलर एक चीज ढूंढना पड़ता तो हम क्या कहते? इच्छा। ठीक है, क्या कहते हम लोग? इच्छा कहते। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 63 के बाद प्रश्न संख्या 64। चलिए प्रश्न संख्या 64 पे आ जाइए। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान या ये सभी? ये सभी। एक शिक्षक को सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को सारे बातों की जानकारी होनी चाहिए। उसके पास शिक्षा मनोविज्ञान भी, बाल मनोविज्ञान भी और व्यवहारिक मनोविज्ञान भी होनी चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 के बाद आ जाइए प्रश्न संख्या 65। चलिए जो साथी बैच से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा, सक्षमता के लिए भी, प्रधान शिक्षक के लिए भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65। डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिक आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, सैद्धांतिक आवश्यकता है। अब आपके अपने मन से मारना शुरू कर दीजिएगा तो मार दीजिएगा सामाजिक आवश्यकता। तो ये जरूर है, शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप किसी समाज में रहते हैं तो आपको शिक्षित ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षा का ज्ञान नहीं लेकिन समाज में बेहतर तरीके से जी रहे। तो फिर क्या शिक्षा क्या है? कहा शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है।
शिक्षा क्या है? एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम किसी के मनोभावना को समझते हैं। ठीक है, किसी के मनोभावना को समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। प्रश्न संख्या 65 के बाद प्रश्न संख्या 66। चलिए प्रश्न संख्या 66 को देख लीजिए। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या समूह प्रवृत्ति को दबाती है? तो खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है कि आप बच्चे को खेल भी करवा रहे हैं और खेल के माध्यम से शिक्षा भी दे रहे हैं और बच्चा खेल खेल के माध्यम से आसानी से सीख भी लेता। तो ये क्या है? एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। क्या है ये एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम हॉल में ऑप्शन को देख लेना है, थोड़ा सा सेंस लगाना है, उसके बाद आंसर कर देना है। 12 से 14 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आने वाले समय में हम लोग कोहल वर्ग, ये 3 मनोवैज्ञानिक से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक कोहल वर्ग से, एक वाइगोस्की साहब से, एक वाइगोस्की साहब से और एक जीन पियाजे, बहुचर्चित जीन पियाजे। ठीक है, तो हम लोग इन तीनों से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट को देखने का काम करेंगे। जिससे पहले हम लोग इसमें टोटल 500 प्रश्नों का सेट है। ठीक है, ये टोटल 500 प्रश्नों का सेट है जिसको हम लोग 20 सेट के अंतर्गत खत्म करने का प्रयास करेंगे, सेट 1, सेट 2, सेट 3 की तरह। ठीक है, चलिए फिलहाल आ जाइए और जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो तेजी में जुड़ जाइए ताकि आपका क्लास छूटे नहीं, स्टार्टिंग से भी आपको पढ़ने को मिल जाए। सेट 3 से आज भी शुरुआत 1-2 हो चुका है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं के द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा या क्रियाशीलता पर जोर। काफी आसान सा प्रश्न। शिक्षा की खेल विधि का मतलब क्या है? कि खेलना, खेल विधि के द्वारा शिक्षा मतलब क्या पाना हमको? क्रिया होगा खेल का, आप पाएंगे क्या? शिक्षा। मनोरंजन नहीं, खेल की शिक्षा नहीं, न एक्टिविटी पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कराएंगे खेल लेकिन मिलेगा शिक्षा, कराएंगे खेल लेकिन मिलेगा शिक्षा, मतलब खेल क्रियाओं के द्वारा शिक्षा। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 67 के बाद प्रश्न संख्या 68। चलिए प्रश्न संख्या 68 क्या कहता है? पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को क्या हो? शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। ये सभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सभी। सपोज कीजिए कि अगर आपका ये सभी यहाँ पे विकल्प ही नहीं रहता, विकल्प नहीं रहता, सब मान लीजिए कोई और विकल्प रहता। अब कहता आपको चूज करने के लिए, तो क्या कहते? पाठ्य योजना कब बनेगी? जब छात्र के पूर्व ज्ञान का पता हो, क्योंकि आप पूर्व ज्ञान को बेस बनाकर ही बच्चों के अंदर नवीन ज्ञान देने का काम करते हैं। तो फिलहाल इसमें आपका क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्प के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रश्न संख्या 68 के बाद प्रश्न संख्या 69। चलिए 69 क्या कहता है? अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ जाती है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? अभ्यास क्यों करते? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते तो क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। अब कहेगा सर ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण क्या? हम तो याद करते हैं। तो याद करना क्या है? कि आप अपने मेमोरी को एक्टिव करते हैं। कोई भी चीज आपके दिमाग में याद नहीं आ रहा, जब आप उसको रिवीजन करते तो याद हो जाता है। इसका मतलब है आप अपने ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करते हैं कि ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रखना है, उसको सेव रखना है। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। 69 के बाद 70। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः, आवेग का मतलब क्या होता है? इमोशन। आवेग का मतलब आवेग, आवेग बोले तो इमोशन। ठीक है, आवेग मतलब इमोशन। अब इमोशन को दबाइएगा तो क्या होगा? वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। बी और सी दोनों क्या हो जाएगा? काफी आसान सा, काफी आसान सा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी क्या हो जाएगा? बी और सी। इससे आप आवेग क्या कीजिएगा? अनुशासन नहीं मानेगा बच्चा, ज्यादा आप उसको दबाइएगा
तो वो दबाव वाला अनुशासन अस्थाई नहीं होता है, डर का प्रेम अस्थाई नहीं होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी सही है। उसमें विद्रोह की भावना पनपने लगेगी और उसकी क्रिएटिविटी क्या हो जाएगी? कुंठित हो जाएगी, ऑब्जेक्शन लग जाएगा उस पर। चलिए फिलहाल आ जाइए प्रश्न संख्या 70 के बाद प्रश्न संख्या 71। चलिए 71 क्या कह रहा है? शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स या जॉन डेवी? क्या है प्रयोजनवाद? तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रयोजनवाद को समझ लीजिए। प्रयोजनवाद का मतलब है कि आप किसी चीज को किसी योजना के साथ करते हैं, किसी खास उद्देश्य के लिए काम करते हैं। और इस पे सबसे पहले किसने काम किया था? विलियम जेम्स ने काम किया था। किसने काम किया था? विलियम जेम्स ने काम किया था। और एक चीज और याद रखिएगा, जेम्स के विचारों का प्रभाव भी जॉन डेवी पे पड़ता है। बाद में जॉन डेवी भी प्रयोजनवाद को स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रवर्तक कौन हो गए? प्रवर्तक हो गए विलियम जेम्स। कौन हो गए? विलियम जेम्स हो गए। चलिए फिलहाल इतना याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा जॉन डेवी में, कि जॉन डेवी ने कहा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया। ये नाम याद रखिएगा जॉन डेवी का। चलिए नेक्स्ट 71 के बाद आ जाइए प्रश्न संख्या 72। 72 क्या कह रहा है? शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? डाल्टन विधि, डाल्टन विधि, डॉक्टर डाल्टन, पार्खस्ट, किलपैट्रिक या पेस्टोलॉजी? किसने? अब डाल्टन समझ के डाल्टन को मन नहीं मार देना है, डाल्टन समझ के डाल्टन पे नहीं मार देना है। क्या हो जाएगा? पार्कहर्स्ट। क्या हो जाएगा? डाल्टन विधि, पार्कहर्स्ट। बच्चों के खेल विधि के द्वारा शिक्षा की बात होती है इसमें, तो डाल्टन विधि, पार्कहर्स्ट, डाल्टन विधि, पार्कहर्स्ट। इसलिए लिख दिए क्वेश्चन में डाल्टन में, तो डाल्टन नहीं मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट 72 के बाद आ जाइए प्रश्न संख्या 73। चलिए फिर से कह दूं कि जो साथी बैच नहीं ज्वाइन किए अभी तक, बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कंटिन्यू आपका क्लास चल रहा है, इंग्लिश का भी, साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, शिक्षण कौशल का भी और हिंदी का भी। तो जो साथी बैच नहीं ज्वाइन किए जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको जल्दी सफलता प्राप्त करना, अच्छे नंबर से पास करने हैं, ताकि आप कह सके ना कि हाँ हमने 120 में इतना लाया, 150 में इतना लाया, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ प्रधान शिक्षक 2 का भी बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो इस बार प्रधान शिक्षक में असफल हो गए, जो मौका चूक गए, वैसे सभी साथी इस बार प्रधान शिक्षक 2 के लिए, जो मध्य विद्यालय के लिए आ रहा है, उसके लिए तैयारी आरंभ कर दीजिए, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है। चलिए प्रश्न संख्या 73। 73 क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हार्वर्ड, स्पेंसर, पेस्टोलॉजी या जॉन डेवी? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हार्वर्ड। किसको कहा जाता है? हार्वर्ड। एक चीज और याद रखिएगा, हार्वर्ड में पंचपदीय प्रणाली, पंचपदीय प्रणाली, पंचपदीय प्रणाली किसने दिया था? हार्वर्ड ने दिया था। इसको हार्वर्ड प्रणाली भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 73 के बाद आगे बढ़िए। जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 74। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? कथन है, याद रखिएगा, मैंकेन, अरस्तु, रूसो या जॉन लॉक। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक के जैसा हो। किसने कहा था? मैंकेन ने कहा था। कथन है, इसको याद रखिएगा, मैंकेन ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 के बाद आज का अंतिम प्रश्न, इस सेट का अंतिम प्रश्न। टोटल आपको 500 प्रश्नों का सेट है ये, ठीक है। टोटल हम लोग 500 प्रश्न को देखेंगे और कितने सेटों में देखेंगे? ये 20 सेट में देखेंगे, ठीक है। 20 सेट गुने 25 क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसको। आज हम लोग सेट 3 को देख रहे हैं, इससे पहले हम लोग 1 और 2 को देख चुके हैं। तो सेट 3 में 75, फिर सेट 4 लेकर आएंगे जिसमें 76 से 100 देखेंगे, फिर सेट 5 लेकर आएंगे 101 से लेकर 125 तक देखेंगे, और इसी तरह से हम लोग लास्ट 500 प्रश्नों के सेट को कंप्लीट करेंगे। चलिए 75 में आ जाइए। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षण के स्तर पर भ्रांति या कक्षा में शोरगुल। तो कक्षा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? कक्षा में। तो कक्षा में संप्रेषण की शक्तिशाली बाधा क्या हो जाएगा? कक्षा में सपोज कीजिए कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, आपके संप्रेषण को बेहतर तरीके से क्या हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन में नहीं लाया जा रहा है। तो सबसे शक्तिशाली बाधा क्या हो जाएगी?
क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। मतलब शिक्षक का जो लेवल है कहीं न कहीं आप वो उसको कमतर आंके हुए या कम दिया जाए, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक है बेहतर संप्रेषण के साथ कक्षा में बेहतर अनुशासन को स्थापित कर सकता है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत सारे साथी के मन में यार सर कक्षा में शोरगुल, शोरगुल क्यों होगा? कहीं ना कहीं शिक्षण में कमी होगी, शिक्षण वीडियो में कमी होगी, शिक्षक के संप्रेषण कौशल में कमी होगा। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग सेट 3 को कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी साथी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य साथियों को शेयर कर दीजिएगा, और जो बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो बैच को ज्वाइन कर लीजिए और बेहतर अंकों के साथ सफलता प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।